समतुल्य भार ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बता दें कि समतुल्य भार का संबंध इस चैप्टर के सामान्यता ग्राम समतुल्य भार की संख्या निकालने से है। और जब आप विद्युत रसायन यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम समझने के लिए ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सभी स्टूडेंट पूरे ध्यान के साथ 10 से 15 मिनट का ये क्लास अच्छे से कंप्लीट करें। और आपको बता दें स्टूडेंट कि ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री का चैनल है, जिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और लाइव क्लास के लिए बहुत जल्द आ रहा है आपके गांव, आपके अपने स्टेट से पूरा बैठकर पढ़ाने के लिए, कि वहीं से आप बैठकर पढ़िए हमारा क्लास, और बहुत जल्दी ये सेटअप रेडी होकर आपको देगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट आप पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने से पहले आपका कुछ बेसिक जानकारी हम जरा पूरा कर दें। ऐसे आप जानते हैं, लेकिन फिर भी रासायनिक समूह वर्ड पर ध्यान दिया जाए। रासायनिक समूह 3 प्रकार का होता है, ये आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है परमाणु, एक होता है अणु और एक होता है आयन। आज के क्लास में आप परमाणु का भी, अणु का भी और आयन का भी सबका समतुल्य भार ये सीख पाएंगे। आपको बता दें कि अणु भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है अम्ल, एक होता है भस्म, एक होता है लवण। लेकिन ये थोड़ा जान लीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में वीक स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, तो आपको जानना चाहिए परमाणु क्या है। तो फास्फोरस, ऑक्सीजन, ठीक है, और पोटेशियम, सोडियम, ये सभी क्या है? परमाणु है। तत्व का छोटा कण परमाणु होता है। और ये O2, P4, S8, H2SO4, HNO3, K2Cr2O7, KMnO4, ये सभी अणु है। और जिस पर आवेश होता है वो सभी आयन होते हैं। आयन एक परमाणु का भी हो सकता है, एक से अधिक परमाणु का भी हो सकता है। जैसे ये आयन है धनायन, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये धनायन है। तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए। अब हम ये पूरा बेसिक जानकारी देते हुए आपको ले चल रहे हैं। अब बता दी, यहाँ थोड़ा जान लीजिए कि अणु भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्ल, एक होता है भस्म और एक होता है लवण। तो अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल भी 2 प्रकार का होता है। अम्ल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हाइड्रोजन रखने वाला अम्ल, जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे H2SO4, जैसे H3PO4, जैसे HClO4। तो ये सभी क्या है? हाइड्रोजन रखने वाला अम्ल। ध्यान दीजिए, ये भी अम्ल है। और आप लेविस अम्ल भस्म विचारधारा के अनुसार 11वीं क्लास में सिद्ध करके आए हैं कि LCl3 एक अम्ल है। तो इसका समतुल्य भार निकालने का एक अलग सूत्र आपको मिलेगा, और इसका अलग। यहां पर ध्यान दीजिए, भस्म भी 2 प्रकार का होता है, एक हाइड्रोक्सी आयन रखने वाला भस्म और एक बिना हाइड्रोक्सी आयन वाला भस्म। तो आप भस्म को ही, जो जल में घुलनशील होता है, उस भस्म को ही क्षार कहते हैं। तो भस्म या क्षार का समतुल्य भार निकालने का कॉन्सेप्ट यहां मिलेगा। और जहां तक लवण का बात है, लवण भी 5-6 प्रकार का होता है। अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, उदासीन लवण, द्विक लवण, जटिल लवण, सारे तरह के लवण का यहां पर समतुल्य भार आप निकालने के लिए सीखेंगे। एकदम 0 लेवल से आपका ये क्लास प्रारंभ हो रहा है। यहां से परमाणु का समतुल्य भार, हमारा ये सोच है, हमारा ये समझ है कि जो भी स्टूडेंट आज तक केमिस्ट्री को समझ के नहीं पढ़ा है, नहीं कभी वैसा टीचर मिला, नहीं कोई समझाने वाला मिला, तो आप इस चैनल से जुड़कर देखिए। आप अच्छे से रेगुलर वे में इस क्लास के ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर के माध्यम से पढ़ कर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। शुरू करते हैं परमाणु का समतुल्य भार। एक बार फिर से आपको बता ही दें कि परमाणु तत्व का छोटा कण परमाणु होता है, और तत्व का समतुल्य भार या परमाणु का समतुल्य भार निकालने के लिए यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। परमाणु भार बटा में संयोजकता, तो परमाणु भार बटा में संयोजकता, परमाणु भार तो आपको देगा। संयोजकता जिस स्टूडेंट को नहीं निकालने आता है, सीख ले आज। ऐसे हम बहुत बार बता चुके अपने इस क्लास में कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो सीखिए, शॉर्टकट में पहले S और P ब्लॉक के लिए सीख लीजिए। जिसके बाद हम कक्ष में 1, 2, 3, 4 आता है, संयोजकता वही हो जाता है। ये रूल सिर्फ काम करता है S और P ब्लॉक के तत्वों के लिए। और इसके बाद हम कक्ष में 5, 6, 7, 8 आता है। तो 8 में से घटाकर तब बोलना है। क्या हम बोल दिए? अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, सीख ले। एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3, तो यहां पर 3 आया, तो आपको कुछ बदलना नहीं है, संयोजकता 3 हो जाएगा। लेकिन अगर सल्फर निकाल रहे हैं, इसका संयोजकता 2, 8, 6,
और 6 आ गया तो ये देखिए 5, 6, 7, 8 आने वाले के लिए 8 में से घटा के बोलना है। तो 8 में से बादम कक्ष का इलेक्ट्रॉन घटाइए 2, तो इसकी संयोजकता 2। कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि क्लोरीन की संयोजकता बताइए तो यहाँ 2, 8, 7, तो यहाँ 8 में से 7 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि 4 से अधिक है। समझ में आ रहा है सबको? अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर ये भी नहीं आता है आपको तो आप सबसे पहले एक व्हाट्सएप नंबर 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आज ही आपको हम वीडियो लेक्चर दे देंगे और आप अच्छे से पहले उसको पढ़िए। उस वीडियो लेक्चर में होमवर्क दिया गया है, बना लीजिए। नहीं तो जब संयोजकता नहीं आएगा तो समतुल्य भार बहुत दूर का चीज है, आप मत पढ़िए। और उसके बाद आप पहले जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता निकालने के लिए सीखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए, तब संयोजकता सीखिए, तब समतुल्य भार सीखिएगा। क्योंकि आप 11वीं क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपके लिए बहुत दिक्कत वाला बात है कि 2, 8, 3 कहाँ से आया। तो यहाँ पर 2, 8, 6। अब उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस 15, 2, 8, 5। तो संयोजकता क्या होगा जानने के लिए 8 में से 5 घटाइए 3। अगर आर्गन का संयोजकता कोई पूछ दिया 2, 8, 8, तो 8 में से 8 घटेगा। 0 आना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, किसी से अभिक्रिया, इसलिए 0 आ रहा है। आ रहा है सभी स्टूडेंट को अच्छे से? तो अभी तक आपको पढ़ना था समतुल्य भार। हम कुछ भी समतुल्य भार नहीं बताए हैं, अभी हम केवल आपका बेसिक जानकारी पूरा कर रहे हैं। क्योंकि क्लास आपका हर एक चीज का ध्यान रख करके आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने लायक भी है कि नहीं। तो पहले बेसिक जानकारी पूरा कर दिए, अब चलेंगे तो 100% सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। बोर्ड पर देख लिया जाए। 2 मिनट में तत्व का समतुल्य भार आपका कंप्लीट। तत्व का समतुल्य भार बराबर परमाणु भार बटा में संयोजकता। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। कैल्शियम का परमाणु भार, परमाणु संख्या होता है 20 और 20 के अनुसार 2, 8, 8, 2। तो यहां पर संयोजकता कितना निकला? और परमाणु भार इसका दिया रहेगा। परमाणु भार यहां दिया रहेगा कोष्ट में, क्वेश्चन में ही, IIT तक के एग्जाम में दिया रहता है। तो यहां पर सोडियम इस सब का परमाणु भार यहां पर लिख दिए। तो कैल्शियम का कितना होता है परमाणु भार? 40। और संयोजकता यहां से भाग देंगे कितना आया? 20। तो ये 20 इसका क्या कहलाएगा? समतुल्य भार। फिर से सीखिए। अगर सोडियम यहां निकालना है तो सोडियम का 23 और संयोजकता कितना है? तो परमाणु भार भी वही और समतुल्य भार भी वही। अब और बढ़िया से समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार बताइए, किसी को याद है? 27 होता है। ये परमाणु भार है। और संयोजकता निकालने के लिए इसका परमाणु संख्या 2, 8, 3। तो संयोजकता कितना? 3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और यहां पर इसका परमाणु भार 27 भाग लगा 3 से कितना आया? 9। जो लोग कमजोर विद्यार्थी है, कमजोर स्टूडेंट है, बोर्ड पर ध्यान देते रहिए। जहां दिक्कत आए, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख पा रहे हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आज से हम आपको खुला छूट देते हैं। जैसे ही हमारा स्केच रुकेगा, ये क्लास खत्म होगा, जितना जल्दी हो सके आप सबके सामने खड़ा होकर पूछेंगे और हम जरूर बताएंगे। यह हो सकता है कि इसी वीडियो लेक्चर में वो भी बात रहेगा जो आप पूछेंगे, लेकिन लास्ट में एक सिस्टमेटिक वे में आपका ये क्लास खत्म होने के बाद जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी कमजोर स्टूडेंट है, पूछना शुरू करेंगे। चलिए, तो यहाँ से कट गया। अब जाइए एग्जाम्पल नंबर ये 3 था। अगर आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं आने लगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अगर हम मान लीजिए मैग्नीशियम का समतुल्य भार निकालना चाहते हैं, आइए मैग्नीशियम का बताइए पहले। 2, 8, 2 ये परमाणु संख्या और मैग्नीशियम का होता है 24। क्या होता है? 24 परमाणु भार। और समतुल्य भार का सूत्र क्या होता है जी? परमाणु भार बटा 2, धीरे धीरे 12। कोई दिक्कत? अब हम ले चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। आज का क्लोरीन का समतुल्य भार निकालना है। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। ये परमाणु भार। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 2, 8, 7। तो 8 में से
7 घटेगा तो 35.5 परमाणु भार बटा में संयोजकता, आंसर 35.5। दिक्कत तो 1 मिनट का में रिकैप पूरा और ये रिकैप आपके समतुल्य भार के रिगार्डिंग तत्व का समतुल्य भार आप पढ़ने जा रहे हैं। किसी परमाणु का समतुल्य भार कैसे निकलता है, परमाणु भार बटा में संयोजकता। यहाँ देखिए इसका परमाणु भार 40 है और संयोजकता इसका 2 भाग लगा 20। यहाँ पर देखिए परमाणु भार इसका 23 है, संयोजकता 1, परमाणु भार 27, संयोजकता 3। कहाँ से आया, यहाँ संपर्क कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा। बातम कक्ष में 3 है, संयोजकता 3 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पर देखिए 24/2, यहाँ पर देखिए आ गया 35.5 अब बटा में 1 कहाँ से आया, यहाँ से। ये 7 है बातम कक्ष में, तो सब 5, 6, 7, 8 रहता है तो 8 में से घटा दिया जाता है। तो हम किस चीज का समतुल्य भार हम लोग सीखे, तत्व का। और अब हम लोग का एंट्री होने जा रहा है अणु यानी यौगिक का। यौगिक 3 तरह का होता है, एक होता है अम्ल, एक होता है भस्म और एक होता है लवण। तो अम्ल का समतुल्य भार आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। अम्ल का समतुल्य भार आपको हम अभी तुरंत बताए, अब फिर से बता दें एक बार कि अम्ल का समतुल्य भार पढ़ने तो जा रहे हैं। अम्ल 2 प्रकार का होता है, बढ़िया से ध्यान से देखिए। अम्ल 2 प्रकार का होता है। देखिए ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। दोनों में क्या अंतर है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन रहेगा तो अलग सूत्र क्या होता है, अम्ल का समतुल्य भार बराबर अम्ल का अणु भार बटा में विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या। ये सूत्र तब अप्लाई होगा जब अम्ल में हाइड्रोजन पहले से वर्तमान होगा। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन होता है और वैसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन नहीं होता है। तो पहला राउंड शुरू हो रहा है अम्ल के समतुल्य भार के लिए। ये पहला राउंड है वैसे अम्ल के लिए जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन स्थित होता है। तो वैसे अम्ल जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन स्थित होता है उसके लिए अम्ल का समतुल्य भार का सूत्र हमने क्या बताया, अम्ल का अणु भार बटा में कुल विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या। और इसको आप यहां से एकदम फ्रेश अच्छे से सीखिए। क्या बताया हमने, अम्ल का समतुल्य भार बराबर अणु भार बटा में विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या। जिस स्टूडेंट को अभी तक अणु भार नहीं आता है, जो 11th नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 12th में आ गया है, लास्ट बार आज सीख ले। H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16। अणु भार कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 गुणा 2 प्लस 32, यहाँ देखते रहिए 16 गुणे 4। तो ये क्या है, अणु भार बटा में विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या का डिमांड है। बढ़िया से देखिए, देखिए अम्ल का अणु भार बटा में विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या। तो कैसे जानेंगे विस्थापनशील, तब जानेंगे जब इसको तोड़ देंगे, और तोड़ना तब जानेंगे जब आपको रासायनिक बंधन का जबरदस्त नॉलेज होगा जो 11th क्लास में पढ़ कर आए। तो यहां पर आप तोड़िए इसको, बोलिए 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस, यहाँ 2 धन आवेश और 2 ऋण आवेश है, जुटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, फिर से ये H2SO4 हो जाएगा। तो बताइए कितना विस्थापनशील हाइड्रोजन है, तो भाग लगेगा 2 से, और ये आपका हो गया 98/2। कितना आया कटकर, 49। तो 49 क्या है, समतुल्य भार। 98 क्या है, अणु भार। 2 क्या है, विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या। अभी भी जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए, घबराने का बात नहीं है, पूरा साथ आपको मिलेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको H3PO4 का समतुल्य भार निकालना है। किसका निकालना है, समतुल्य भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। इसलिए संकेत हम क्या लिख रहे हैं, E। इसको कैसे पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। कोई दिक्कत है? अब हमको इसका समतुल्य भार निकालना है। आपको जिसका चाहिए यहां संपर्क कीजिए, P बराबर लिख दिए, जो चाहिए यहां से ले लीजिएगा। चलिए
1 गुणा 3 प्लस 31 प्लस 16 गुणे 4 और बटा में एकदम सही जवाब है 3। कहां से आया? यहां से आप सभी स्टूडेंट समझिए, ये टूटा है, इसको तोड़ा गया है और तोड़ने पर नजर आ रहा है विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या 3 है, 3 से भाग लगेगा तो ये हो गया आपका 98/3 32.6। कोई दिक्कत है? तो अभी हम लोग कौन से अम्ल का बात कर रहे हैं? वैसे अम्ल का जो विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन रखता है। कोई दिक्कत? अभी अब इसमें स्पेशल केस आ रहा है। अगर आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास को अच्छे से समझे तो आप अपना आप क्षमता दिखाइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का समतुल्य भार है? ऑप्शन है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है इस तरह से, m/1, m/2, m/3, m/4। एकदम सही जवाब है m/1। कैसे? क्योंकि एक विस्थापनशील हाइड्रोजन है और m क्या है? अणु भार है। कोई दिक्कत है?